आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल न्यू ईयर क्लासेस 2.4 में। आज हम लेके आए हैं साइंस का एक और चैप्टर जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं जो कि नेचुरली ग्रो करते हैं। वाइल्ड लाइफ में पेट एनिमल्स नहीं आते। और जो कि प्लांट जो है वो घर पे ग्रो नहीं करते, वो जंगल में अपने आप ही नेचुरली ग्रो होते हैं, वो आते हैं वाइल्ड लाइफ। इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि बायो का मतलब इसमें बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इसमें इकोसिस्टम पढ़ने वाले डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉज एंड कंसेंसस, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि दे रखा है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? नेशनल पार्क क्या होता है? और इन दोनों के बीच में डिफरेंस की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है? एक्सटेंट स्पीसीज और एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्सटेंट स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो कि खत्म हो चुकी है, अर्थ पे अब नहीं मिलती। इसका परफेक्ट एग्जांपल जो है वो डायनासोर है। डायनासोर अब नहीं मिलते। और एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज एक्सटेंट स्पीसीज के करीब है, मतलब जो खत्म होने वाली है, वो स्पीसीज आती है एंडेंजर्ड स्पीसीज में। इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है टाइगर। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है रेटेटावुक। रेटेटावुक क्या होती है? माइग्रेशन। माइग्रेशन में बर्ड्स या फिर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर सर्वाइवल के लिए। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रिफॉरेस्टेशन। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो रिफॉरेस्टेशन भी करना जरूरी होता, तो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपना चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब इसमें सबसे पहले है बायोस्फीयर। अब बात आती है बायोस्फीयर है क्या। बायोस्फीयर देखो, यहाँ पे जो बायोस्फीयर है उसका मतलब क्या है? इज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर वो जगह होती है अर्थ की जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं लाइफ जोन ऑफ अर्थ। जहाँ पे लाइफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ जोन ऑफ अर्थ। लाइफ जोन ऑफ अर्थ। तो हम लाइफ जोन ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं जो बायोस्फीयर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जहाँ पे भी लाइफ होती है, चाहे प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो या फिर ह्यूमन, सभी कंसीडर किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इसके बाद आता है द टर्म वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? अब वाइल्ड लाइफ से आप कभी सोचे वाइल्ड लाइफ है क्या? तो मतलब जंगली जानवर उसको एसोसिएट करते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, क्योंकि हम घर पे नहीं पाते, वो वाइल्ड लाइफ में होते हैं। और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स के अलावा प्लांट्स भी आते हैं। कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो हम घर पे नहीं ग्रो करते या फिर जो जंगलों में अच्छे लगते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। वो वाइल्ड लाइफ का इसमें मतलब है वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में बात हुई है। which are found naturally in forest and other natural habitat। जो नेचुरली फॉरेस्ट में मिलते हैं या फिर अदर हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट मतलब उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, ह्यूमंस ना ही उनको ग्रो करते, वो नेचुरली ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। अब हमारा जो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? देखो, बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी का जो हम किस लिए यूज करते हैं? लाइफ के लिए, जो लिविंग बीइंग होता है। डाइवर्सिटी का जो मतलब है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट या फिर वेरियस। डिफरेंट होगा या फिर वेरियस होगा डाइवर्सिटी का मतलब। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? जहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो या अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, plants, animal and microorganism found in a particular area or habitat। किसी एक पर्टिकुलर एरिया या फिर हैबिटेट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बात देखो, इसमें जो है वो बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब
क्योंकि नॉर्मल आइज से नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं, और वो भी लिविंग बीइंग है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बायोडाइवर्सिटी में सब चीजें आ जाती है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस या फिर माइक्रो ऑर्गेन्स, ये सभी आते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अब इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इज अ सिस्टम विच इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या, जो सॉइल है, एयर और वाटर है, इन विच दे लिव। फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि सॉइल, एयर, वाटर होता है, और जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो इन सब को मिला के बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ये जो GIF पे रखी है, तो इसमें देखो यहाँ पे प्लांट्स हो गए, ये जो प्लांट है, यहाँ एनिमल्स भी है, ठीक है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे सॉइल है, और ये जो एयर भी है यहाँ पे देखो। अब हर जगह क्या होती है? एयर होती है। अब ये सारे मिलके क्या बना रहा है? एक इकोसिस्टम बना रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये रहते हैं एनिमल्स, प्लांट, और जो सपोर्ट करते हैं सिस्टम लाइफ को, जैसे कि एयर, लैंड, तो इन सब चीजें मिलके, ये सब चीजें मिलके क्या बनाते हैं? हमारे इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इसमें दे रखा है, इसमें देखो हमारी जमीन भी दे रखी है, एयर भी है यहाँ पे, वाटर भी है, प्लांट्स है, और यहाँ पे एनिमल्स भी होंगे। अगर एनिमल्स भी हुई, ये सारी की सारी चीजें मिलके क्या बनाएंगे? हमारा इकोसिस्टम बनाएंगे, ठीक है, ये क्या बनाएंगे? हमारा इकोसिस्टम बनाएंगे। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। देखो डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अगर हम एक लार्ज एरिया में से और सारे लोगों को काट दें, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। मान लेते हैं अगर हमारे इस एरिया में बहुत सारे एरिया इसमें ट्रीज हुए और उनको हमने क्या कर दिया? काट दिए, तो वो क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब काफी सारे ट्रीज को एक बड़े एरिया में से काट दिया जाए, वो होता है डिफॉरेस्टेशन। अब इसके कॉजेज क्या होंगे? अब देखो इसके जो कॉजेज होंगे डिफॉरेस्टेशन से, क्या होता है? जो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है, उसका कॉज क्या होगा? द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग एज अ फ्यूल। तो किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है? रीजन क्या है डिफॉरेस्टेशन के, या फिर कॉजेज क्या है? जो हमारे ट्रीज होते हैं उनको इसलिए भी काटा जाता है क्योंकि जो उसकी लकड़ियां होती है वो हम फ्यूल की वजह से एज अ फ्यूल यूज करते हैं उन लकड़ियों को। अब फ्यूल घर पे भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। तो वो जो नेक्स्ट पे रखा है कॉज या फिर रीजन, द फॉरेस्ट आर कट, यहाँ पे एक ही बार रखा है, डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर। तो वुड्स का जो कमर्शियल यूज होता है उसमें जैसे कि डोर्स बनाने, विंडोज बनाने, फर्नीचर बनाने के, ये सब में लकड़ियों का यूज होता है। अब लकड़ियां आएंगी कहाँ से? लकड़ियां बेसिकली ट्रीज से आएंगी, और ट्रीज को काटना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंसेंसस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की कंसेंसस क्या है, या फिर नतीजे क्या निकलते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन होता है? देखो डिफॉरेस्टेशन जब भी हम करते हैं तो क्या होता है? विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एक तो देखो डिफॉरेस्टेशन से पेड़ नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो लकड़ियों की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी, और लकड़ियों के साथ साथ अदर प्रोडक्ट्स की भी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि हमें ट्रीज से और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी शॉर्टेज हो जाएगी। और देखो वुड नहीं है तो लकड़ी की शॉर्टेज है, और पेपर भी किससे बनता है? वुड से ही बनता है, तो पेपर की भी शॉर्टेज हो जाएगी। और क्या है इसमें दे रखा है? डिफॉरेस्टेशन विल कॉज एन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज कैसे हो जाता है? डिफॉरेस्टेशन होगा तो जिससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोसफेयर में ज्यादा हो जाएंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में ज्यादा है क्योंकि सनरेज ज्यादा ट्रैप करेगी, और ज्यादा ट्रैप करेगी जिससे कि क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इससे हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं। और देखो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सॉइल इरोजन, मेकिंग सॉइल इनफर्टाइल एंड लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। अब देखो क्या होता है, जो हमारे ट्रीज है वो क्या करते हैं? सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अगर सॉइल को पकड़ के नहीं रखेंगे, सॉइल लूज हो जाएगी, तो सॉइल लूज होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पे घास वगैरह नहीं होती
वहां पे जब हवा चलती है तो रेत एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चला जाता है, मिट्टी उड़ के चली जाती है। जब बारिश होती है तो पानी के साथ साथ मिट्टी बह के चली जाती है, जिससे क्या होता है, इरोजन होता है। जो सॉइल इरोजन है वो क्या होता है, जब टॉप सॉइल इरोड हो जाती है नेचुरल फोर्सेस के कारण, किसी भी रीजन के कारण, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन होगा तो क्या हो जाएगा उससे, तो उससे क्या होगा, फिर डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि जो जमीन है या फिर सॉइल है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो एक ये भी कोज होता है कि ट्रीज जो है वो पकड़ के रखते हैं, सॉइल को लूज नहीं होने देते, जिससे क्या होता है सॉइल जो है इरोड होने से बच जाती है। अब तक जो हमने पढ़ा था वो था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पे जो पेड़ों को काट दिया जाता है, अब हमने उसके नुकसान भी पढ़े थे कि क्या क्या होता है और किन वजहों से डिफॉरेस्टेशन होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। देखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तीन तरह के प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं which has been established by government for conservation of forest and wildlife। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए तीन तरह के प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं, जो कि पहला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और तीसरा है नेशनल पार्क। ये तीन प्रोटेक्टेड एरिया है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े होते हैं, उनके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नेशनल पार्क। अब आता है, देखो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब आती है बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हो। ये बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनली लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन एन एरिया। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो बायोस्फीयर रिजर्व है वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसके अंदर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जो होती है, मतलब कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ट्राइबल कम्युनिटी या फिर ट्राइबल पीपल्स भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहता है, तो उनको भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी और नेशनल पार्क से भी। ए स्पेशल फीचर ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। इज दैट लोकल पीपल और ट्राइबल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। जो ट्राइबल पीपल होते हैं या फिर लोकल पीपल होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये रह सकते हैं ट्राइबल पीपल, क्योंकि फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व को हमने क्या किस कर दिया, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, इनर मोस्ट जोन जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसको हम बोलते हैं कोर जोन। इनर मोस्ट क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर जोन बोलते हैं। और इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, मतलब कोई इंसान नहीं जा सकता, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व को भी हम क्या कर देते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें जो सबसे अंदर वाला जोन है इसको हम बोल देते हैं इनर जोन या फिर कोर जोन, कोर जोन। इसके बाद जो आता है मिडल जोन, मिडल जोन ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड बफर जोन। मिडल जोन को हम बफर जोन भी बोलते हैं, जो मिडल जोन होता है उसको बफर जोन भी बोलते हैं। इसमें जो एक्टिविटीज होती है वो लिमिटेड होती है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होगी वो लिमिटेड होगी। जैसे कि इसमें जो है जा सकते हैं, जैसे कि रिसर्च वगैरह के लिए या फिर टूरिस्ट वगैरह जा सकते हैं बस, लेकिन जो भी एक्टिविटीज होती है वो लिमिटेड होती है। ये नहीं कि हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर पेड़ों को काट रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती। बफर जोन के बाद आते हैं द आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन जो बायोस्फीयर का होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन जो होते हैं उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज होती है और ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे ही ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो ट्रांजिशन जोन में ही रहती है। और ये जो ट्रांजिशन जोन होते हैं इनके कुछ एरियाज को काटा भी जाता है, ट्रीज को काट सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट पर्पज के लिए काट सकते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे हम घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कंटेन
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े होते हैं उनके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों आ सकते हैं। और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे भी है जिनके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। अब आता है हमारा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर फ्लोरा और फौना। तो यहाँ पे जो फ्लोरा है, यहाँ पे जो फ्लोरा दे रखा है, फ्लोरा का जो मतलब होता है, फ्लोरा का हम मतलब किस तरह रिलेट कर लेते हैं सर? फ्लावर से। फ्लोरा को फ्लावर से रिलेट कर ले। और फ्लावर क्या होता है? फ्लावर होता है प्लांट। फ्लावर जो होता है वो प्लांट होता है। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि फ्लोरा जो होता है वो फ्लावर, और फ्लावर क्या होता है? प्लांट होता है। तो प्लांट और एनिमल में कंफ्यूज नहीं होंगी कि फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। अब इसके बाद जो फौना दे रखा है, ये जो फौना होता है, फौना जो है बचा हुआ, देखो एनिमल हो जाएंगे। अगर वो फ्लोरा तो हमें प्लांट पता चलिए, बचे हुए एनिमल हो जाएंगे। द प्लांट एंड एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना। किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट और एनिमल्स को फ्लोरा फौना बोलते हैं। फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। तो फ्लोरा और फौना का मतलब होता है प्लांट और एनिमल। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्लांट से है, और फौना का मतलब यहाँ पे जो है वो एनिमल से। तो फ्लोरा और फौना का मतलब क्या होगा? प्लांट और एनिमल्स। यहाँ पे ये जो पैरट दे रखा है ये आ जाता है फौना के अंदर, और ये जो हमारा ट्री दे रखा है ये आ जाता है हमारा फ्लोरा के अंदर। देखो फ्लोरा और फौना के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि टी, जामुन, साल, मैंगो, अर्जुन, ये एग्जाम्पल है फ्लोरा के। अब देखो इसमें दे रखा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें चीता, बुल, लेपर्ड, चिंकारा। चिंकारा एक तरीके से जो है, चिंकारा जो होता है वो हिरन होता है। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, ब्रेकिंग डियर आर द फौना। ये क्या है? फौना है। और ये जो दे रखे हैं टी, जामुन, साल, मैंगो, ये फ्लोरा है। और ये कहाँ मिलते हैं? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो a special group of same kind of organisms which are interbreed to produce their fertile offspring। जो एक जैसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जैसे को ही जन्म देते हैं इंटरब्रीड करके एक दूसरे के साथ। जैसे कि टाइगर है, तो टाइगर फीमेल टाइगर के साथ इंटरब्रीड करेगा, और इंटरब्रीड करके उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वही टाइगर होगा। ये ऑब्वियस की बात है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर जोन। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो एक पर्टिकुलर जोन या फिर पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो है पोलर बियर का। ये जो पोलर बियर है वो कहाँ मिलता है? पोलर रीजन्स में मिलता है, जैसे कि नॉर्थ पोल में मिलता है। तो ये एक एरिया में मिलता है, पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब तक हमने जो पढ़ा था वो था बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया। अब इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड विच इज क्रिएटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट लाइक फॉरेस्ट विच नो हंटिंग इज परमिटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? एक एरिया होता है जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पे कोई भी एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा, और वहां पे हंटिंग जो होती है वो बैन होती है, कि कोई भी एनिमल्स का शिकार नहीं करेगा। जैसे कि हाथी के दांत के लिए हाथी का शिकार करते हैं, टाइगर की स्किन के लिए करते हैं, और कुछ मेडिसिन के लिए क्या करते हैं? एनिमल्स का शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं। वो उन रीजन्स में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ बैन होता है। द नेम ऑफ सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, देयर लोकेशन। देखो इसमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है और उसकी लोकेशन, जैसे कि संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो महाराष्ट्र में दे रखी है। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में है। नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान में दे रखी है। ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये तीनों का बस एक ही एम होता है कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। नेशनल पार्क जो है, इन द नेशनल पार्क इज रिलेटिवली लार्ज ऑफ सेस्निक ब्यूटी, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना
लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया एंड प्लेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं उनमें जो सेस्मिक ब्यूटी जोन होते हैं, मतलब कि वो क्या कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं हमारे नेचर की ब्यूटी को, हमें देखने में और भी अच्छा लगता है। अब देखो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया है या फिर और कोई भी कंट्री है, उनका यही एम होता है कि हम क्या करें, अपने फ्लोरा और फोना को या फिर अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। अब वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। अब नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ के साथ साथ लैंडस्केप को प्रोटेक्ट किया जाता है, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी भी एरिया, और साइंटिफिक इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज में जो इंटरेस्ट हो साइंटिस्ट को या फिर साइंटिफिक इंटरेस्ट की जो भी चीजें होती है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है सतपुड़ा नेशनल पार्क दे रखा है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये फर्स्ट रिजर्व था इंडिया का। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वो फर्स्ट रिजर्व है इंडिया का, जिसमें सबसे पहले क्या किया गया था, रिजर्व किए गए थे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। अब इसमें क्या आता है, द रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ सतपुड़ा नेशनल पार्क। जैसे कि इसमें बताया गया था कि हिस्टोरिक चीजों को, साइंटिफिक इंटरेस्ट को, लैंडस्केप को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि एक मेन रीजन है टूरिस्ट का यहाँ पे आने के लिए। वो क्या करते हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो देखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक टाइगर क्या है, ये प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया था 1972 में। ये जो टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर का, कि प्रोजेक्ट टाइगर को कंजर्व करने का, ये जो है क्लास 10th में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाना था, जिससे टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही थी उससे इंक्रीज हो सके। टाइगर की पॉपुलेशन कम होने का कारण था हंटिंग। अब उसकी हंटिंग, उसकी स्किन के लिए, बोन के लिए, टाइगर्स की बोन का बेसिकली मेडिसिन यूज होता है, जिसके लिए टाइगर्स का शिकार किया जाता है, जिससे उनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी। अब आते हैं हमारे एक्सटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्सटेंड स्पीसीज और एंडेंजर्ड स्पीसीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन अर्थ आर कॉल्ड एक्सटेंड स्पीसीज। जो स्पीसीज अर्थ पे अब नहीं मिलती है या फिर अर्थ से खत्म हो चुके हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंड स्पीसीज। इनको विलुप्त भी बोलते हैं, जो भी विलुप्त प्राणी होते हैं। ये जो एक्सटेंड स्पीसीज होती है, एक टाइप ऑफ एनिमल विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एक्सटेंट एनिमल्स। जो एनिमल्स अब खत्म हो चुके हैं, अर्थ पे अब नहीं पाए जाते, उनको बोलते हैं एक्सटेंट एनिमल्स। जो इसके देखो एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं डायनासोर, डोडो, केव लॉयन एंड आयरस डियर। ये एग्जाम्पल्स हैं एक्सटेंट स्पीसीज के। डायनासोर जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्सटेंट स्पीसीज का, क्योंकि डायनासोर जो है वो बहुत लंबे समय पहले क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे अर्थ से। उसके बाद अर्थ पे कोई भी डायनासोर नहीं देखा गया। जो एनिमल्स नहीं पाए जाते उनको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट स्पीसीज। अब आते हैं इसके बाद जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं। द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन जो है वो एक्सटेंड होने पे, मतलब कि वो विलुप्त होने वाले हैं, उनको बोलते हैं हम एंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब कि वो खतरे में है कि वो विलुप्त हो सकते हैं किसी भी। एंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि उसमें सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है टाइगर, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक लायंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में आते हैं। अब देखो जो टाइगर है, टाइगर क्या है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में आता है, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन पहले बहुत हुआ करती थी और अब बहुत ही डिक्लाइन हो गई है, अब बहुत कम हो गई है टाइगर्स की पॉपुलेशन। अब देखो इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या करता है, ये रिकॉर्ड रखता है सभी एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, कि किस एनिमल की कितनी स्पीसीज बची हुई है या फिर कितनी पॉपुलेशन है। रेड डाटा बुक इज अ बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर स्पीसीज। रेड डाटा बुक में क्या होता है, एक ऐसी बुक है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज के। उसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं और कुछ स्पीसीज आती हैं।
अब जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन में बेसिकली अडेप्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो है एक बर्ड है जो कि विंटर्स में साइबेरिया से इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे विंटर्स में ज्यादा ठंड पड़ती है, और ज्यादा ठंड पड़ती है इस वजह से विंटर्स में यहाँ आ जाते हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। द प्रोसेस ऑफ अ बर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। Migration of a bird is an adaptation to escape the hot and cold condition of their normal habitat in winters so as to survive. Migration जो वर्ड है उसका मतलब है अडेप्टेशन। हमें किसी भी चीज को अडेप्ट करना, मतलब कि ठंड हो या फिर गर्मी हो उसको अडेप्ट करना। अब नॉर्मल टेम्परेचर हो या फिर नॉर्मल हैबिटेट हो तो उसमें हम रह सकते हैं। जब एक्सेसिव ठंड हो जाए या फिर गर्मी हो तो वहां पे हम नहीं रह सकते, तो हम नॉर्मल हैबिटेट देखते हैं जहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। द बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन इन विंटर्स गो बैक आफ्टर विंटर्स इज ओवर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ बर्ड्स होती हैं जो विंटर सीजन में मॉडरेट रीजन की तरफ आ जाती हैं। अब जैसे विंटर खत्म हो जाते हैं वो वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड विच कम्स फ्रॉम इंडिया एवरी ईयर फॉर फ्यू मंथ इज द साइबेरियन क्रेन। ये जो साइबेरियन क्रेन है ये एक एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, फिर कॉमन एग्जाम्पल है, जो कि क्या करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, और हमारी जो इंडिया है उसमें कुछ महीनों के लिए आते हैं रहने के लिए। अब जो आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वुड ऑफ अ फॉरेस्ट। और जो पेपर है वो किससे बनता है? वुड पल्प से। और वुड पल्प किसकी होती है? वुड्स की। अब वुड्स कहाँ से आएंगे? अब फॉरेस्ट से वुड आएंगे, तो पेपर बनाने के लिए बेसिकली वुड्स की जरूरत होगी, लकड़ियों की जरूरत होगी। अब लकड़ियों की जरूरत होगी तो हमें उसे को काटना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ट्रीज को बचाना है या फिर फॉरेस्ट को बचाना है तो हम उस पेपर को क्या करें? रिसाइकल करें। एक पेपर 5 से 7 बार क्या हो सकता है? रिसाइकल हो सकता है या फिर यूज हो सकता है उसका। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा रिफॉरेस्टेशन। आपने डिफॉरेस्टेशन को देख लिया कि पेड़ों को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है एक लार्ज स्केल पर, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जहां फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस एरिया में हम क्या करते हैं? प्लांटिंग करते हैं, मतलब पेड़ों को लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। If the destroyed area is left it undistributed for some time, it re-establishes itself by natural growth of trees is called natural reforestation. अगर जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फॉरेस्ट या फिर ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अगर हम उसको कुछ समय के लिए छोड़कर वहां पे खुद से पेड़ ग्रो हो जाए तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। अब इसमें जो है रिफॉरेस्टेशन के एडवांटेज क्या होते हैं कि रिफॉरेस्टेशन के एडवांटेज क्या होंगे? रिफॉरेस्टेशन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। अब जब रिफॉरेस्टेशन होगा जिससे पेड़ों की ग्रोथ होगी, अब पेड़ों की ग्रोथ होगी तो क्या होगा? इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री के लिए हमें पेपर बनाने के लिए वुड पल्प मिल जाएगा, टिम्बर मिल जाएगी। जो नेक्स्ट क्या है? रिफॉरेस्टेशन विल लीड टू डिक्रीज इन अ ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। रिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस कम हो जाएगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण गर्मी कम पड़ेगी। रिफॉरेस्टेशन इंक्रीज रेनफॉल इन एरिया, दिस विल राइज ग्राउंड वाटर लेवल आफ्टर प्रिवेंट ड्रॉट। अब रिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि रेनफॉल बढ़ जाएगी किसी भी एक एरिया में। अब पेड़ों से रेनफॉल का क्या कनेक्शन? पेड़ जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे क्या होता है? जो वाटर है, वाटर को जब लूज कर, वो वाटर जो है
वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर जब एयर में जाएंगे फिर क्या होगा, कंडेंसेशन, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, जिससे क्या हो जाता है, किसी भी एरिया का में रेनफॉल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। तो हमारे जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सॉइल इरोजन को बचाते हैं, फ्लड्स को बचाते हैं। फ्लड्स से कैसे बचाते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, जब ट्रीज से होके जाएगा तो वो स्लो होके जाएगा, इतनी स्पीड से नहीं जाएगा, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो एज अ ऑब्स्टिकल वर्क। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू एरा क्लासेस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।